Greetings students, welcome back to class. It's solution of chapter 3rd of history, ruling the countryside. The very first question is there, match the following. तो इसके अंदर पूछ रखा है कि जो ए पार्ट है, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं इसको ए और इसको बी, तो इनको मैच करना है। रेत वर्ड्स का मतलब हमने डिस्कस कर ही लिया था। रेत का मतलब होता है पीजेंट, तो पहला सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। विलेज और महल वाली एक ही बात है। उसके बाद जो निज कल्टीवेशन है, अब इसके अंदर क्या आएगा, कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड आ जाएगा, ये आ जाएगा। सीक्वेंस क्या बनेगी, 1 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ, 3 को 4 के साथ और 4 को 3 के साथ, ये रहेगी यहाँ जो है मैचिंग रहेगी। उसके बाद था सेकंड क्वेश्चन, द ग्रोवर ऑफ वुड इन यूरोप सो डैश एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड द कंपटीशन टू देयर अर्निंग। यानी वो किससे उसको कंपटीशन प्रोवाइड करवाती थी, क्या वुड जो ट्री था उसको किसकी जगह पर यूज किया जाता था, यानी नील के लिए यूज किया जाता था, तो इंडिया में यूज करते हैं उसके जगह इंडिगो। तो इंडिगो से कंपटीशन के लिए उसको यूज किया गया था, तो यहाँ इंडिगो आ जाएगा आपके फर्स्ट ब्लैंक के अंदर। सेकंड है, द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ डैश। तो इसके अंदर हम लिखेंगे because of expansion of cotton production as a result of industrialization, which in turn created an enormous demands for clothes dyer। तो clothes dyers की जो डिमांड बढ़ गई थी उसको पूरा करने के लिए। The international demand for indigo was affected by the discovery of, जो इंटरनेशनल इंडिगो डिमांड थी उसको अफेक्ट किसके द्वारा किया गया था, सिंथेटिक्स फाइबर के द्वारा। चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट, तो ये इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट था 1917 में, और किसी किसी बुक में ये 16 भी मिल सकता है, लेकिन एक्यूरेट इसका 17 ही रहेगा। नेक्स्ट है नाउ थर्ड क्वेश्चन, हमें डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। यानी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर मेन फीचर्स क्या क्या थे। इन ऑर्डर टू गेट अ स्टेबल रिवेन्यू, यानी एक रिवेन्यू लगातार कंटिन्यूसली आता रहे। मोस्ट ऑफ द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल बिलीव्ड दैट द इन्वेस्टमेंट इन लैंड had to be encouraged and agriculture had to be improved। यानी अगर ब्रिटिशर को एक स्टेबल रिवेन्यू चाहिए तो उनको लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, यानी जैसे फर्टिलाइजर हो गया या लैंड को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ना, इस तरीके की चीज़ें करनी होंगी। तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू निकाला था। दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। By the term of the settlement, the Rajas and Talukdar were recognized as जमींदार। तो रिवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करेगा यहाँ पे, राजा और तालुकदार। उसके बाद दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी। तो ये लोग ही जो है पीजेंट से रिवेन्यू को कलेक्ट करेंगे और फिर कंपनी को देंगे। कुछ पॉइंट है इसमें, जैसे द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, इसलिए इसका नाम परमानेंट रखा गया है। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू इनटू द कंपनीज कोफर एंड एट द सेम टाइम एनकोज द जमींदार टू इन्वेस्ट इज इम्प्रूविंग द लैंड। उनको एक स्टेबल रिवेन्यू भी मिल जाएगा और लैंड के अंदर इन्वेस्ट करने वाले भी मिल जाएंगे। इफ द जमींदार फेल्ड टू पे द रेवेन्यू which they usually did as the fixed revenue was very high, they lost their जमींदारी। अगर वो रिवेन्यू नहीं पे कर पाते तो फिर उनको अपनी जमींदारी भी खोनी पड़ेगी, यानी उनकी लैंड को भी सीज कर लिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन फोर्थ,
How was Mahalwadi system different from how was the Mahalwadi system different from the permanent settlement? तो परमानेंट सेटलमेंट से डिफरेंट कैसे था? तो महलवाड़ी सिस्टम को डिवाइज करने वाले थे होल्ट मैकनीज, एंड ये केम इनटू इफेक्ट इन 1822 इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट थे उस टाइम के बंगाल के, उसके अंदर इसको लागू किया गया था 1822 में। बट जो है परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था 1719 में कॉर्नवालिस के द्वारा। इट वॉज डिवाइड एंड अल्टरनेटिव टू द परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि परमानेंट पहले आ गया ना तो उसका अल्टरनेटिव था। एंड इसका एम क्या था? स्टेबल रिवेन्यू। किसका? परमानेंट सेटलमेंट का। द विलेज हेडमैन वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते थे? रिवेन्यू को कलेक्टिव चार्ज कर सकते थे गांव के लोग, विलेज हेडमैन, जिसको हम आज की लैंग्वेज में सरपंच बोल सकते हैं। राजा तालुकदार वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू। और इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है द रिवेन्यू अमाउंट वॉज नॉट फिक्स्ड एंड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली। The estimated revenue of each plot within the village was added to calculate the revenue that each village or महल had to pay। तो कॉमन सी बात है, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं बस कि द रिवेन्यू अमाउंट वॉज नॉट फिक्स्ड, बट इसके अंदर फिक्स नहीं, इसके अंदर फिक्स थी। द क्वेश्चन फिफ्थ, गिव टू प्रॉब्लम विच रोज विद द न्यू मुंड्रो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रिवेन्यू। यानी मुंड्रो सिस्टम के द्वारा जो जो प्रॉब्लम हुई उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। टू प्रॉब्लम्स विद रोज विद द न्यू मुंड्रो सिस्टम वॉज फिक्सिंग रेवेन्यू वर, फर्स्ट वन इज देयर ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, यानी लैंड से वो इनकम को इंक्रीज करना चाहते थे। एंड रिवेन्यू ऑफिशियल फिक्स्ड टू आई रिवेन्यू डिमांड, और रिवेन्यू डिमांड काफ़ी हाई फिक्स कर दी थी। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे रॉयल्स फील्ड to the countryside and villages became deserted in many regions। यानी जो एक बात क्या है इसके अंदर मेंशन क्या किया गया है, लेट्स सी। peasants were unable to pay royals fled the countryside and villager became deserted in many regions। यानी जो पीजेंट्स हैं वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, और फ्लीड का मतलब यहाँ भाग जाना, और उन्होंने अपने गांव शहर छोड़कर भागना स्टार्ट कर दिया। The next question is there why were the Rohits reluctant to grow indigo, कि उन्होंने मना क्यों कर दिया था इंडिगो उगाने से। The Rohits reluctant to grow indigo because the planters paid a very low price for indigo। अच्छी रेट नहीं मिल रहे थे। Rohits was not in the position to even recover his cost, earning a profit was far-fetched idea। This meant the rates always under debt, यानी वो उसके अंडर डेप्ट ही ऑलवेज रहते थे, उसे रिकवर कुछ कर नहीं पाते थे, प्रॉफिट नहीं कर पाते थे मेनली। द planter instead that the peasants cultivate indigo on the most fertile land of there, but the peasants prefer growing rice on the best soil as after an indigo harvest लैंड कुड नॉट बी यूज फॉर सोइंग। यानी अच्छी से अच्छी लैंड के ऊपर वो राइस उगाना चाहते थे, और उसके ऊपर उनको इंडिगो उगाना पड़ता था। इंडिगो उगाने के बाद उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी कम हो जाती थी। What were the circumstances which led to the eventually collapse of indigo production in Bengal? इसमें मेंशन किया द रोहित्स बिकेम टू रिफ्यूज ग्रो इंडिगो, मना कर दिया उन्होंने उगाने से। They were supported by the village headmen and zamindar in the fight, and the scale of protest was so much that the government had to intervene। तो काफ़ी हाई लेवल पे ये प्रोटेस्ट चला गया था, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ा। द इंडिगो कमीशन ऑफ सेटअप टू इंक्वायरी द प्रॉब्लम, एक कमीशन बनाया गया जिसने जो है पीजेंट्स की प्रॉब्लम को समझा। द कमीशन एक्सेप्टेड द फॉल्ट ऑफ प्लांटर एंड अलाउड द रेट्स टू ग्रो वट एवर दे विस्ड। यानी कमीशन ने ये पाया कि जो प्लांटर हैं वो गलत कर रहे हैं, और कमीशन ने ये ऑर्डर दिया कि रैयत अपनी मर्जी की फसल उगा सकते हैं। दिस लेड टू द इवेंटरी कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस
lecture, this chapter, this exercise. Thank you. Have a nice day.